डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 7 है उसका थर्ड और द लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम मेनली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को देखेंगे और साथ में कुछ जो इवोल्यूशन के अलग अलग जो स्टेप्स हैं, अलग अलग चरणों में जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी हम देखेंगे। मैमल्स का इवोल्यूशन देखेंगे, रेप्टाइल्स किस तरीके से इवोल्व हुए हैं, और मैमल्स में फिर लास्ट में हम मैन का जो इवोल्यूशन है वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से, जो कि थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, एक्सप्रेशन टाइप में रहेगा। तो एलएल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर द जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी-वेनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या बताया था कि जो एलएल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो करैक्टर होते हैं, जैसे हमने जो मेंडेलियन करैक्टर देखे थे, हाइट का जो हाइट और टाल का हाइट में जो टाल और ड्वार्फ का जो करैक्टर था एलेलिक, अलग अलग एलेलिक फॉर्म की वजह से था। तो एलील क्या है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म है। तो जो अलग अलग फॉर्म का पाया जाना किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है और वो स्टेबल होते हैं। एक कंप्लीट पॉपुलेशन का जो भी जीन हम देखें, जो एलील देखें, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो बदलने की कोशिश नहीं करता है। जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड दियर एलील इन ए पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो सारे के सारे जो जीन पाए जाते हैं और जो एलील उनकी अलग अलग अल्टरनेट फॉर्म पाई जाती हैं, वो कांस्टेंट जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो चेंज शो नहीं करते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन, और इनका जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जो इनका सबको हम जोड़ते हैं, अलग अलग टाइप के जो कम्बिनेशन पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, वो हमेशा वन शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और इस फ्रीक्वेंसी में यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब वो प्लस में भी चला जाता है, माइनस में भी जा सकता है, तो वो एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इवोल्यूशन कितना है, उसमें वेरिएशन कितनी आई है। यदि ये वन रहता है तो कोई वेरिएशन शो नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ चेंज आ जाते हैं तो उससे जो विभिन्नताएं हैं वो पॉपुलेशन में देखी जा सकती हैं। दिस डिस्टर्बेंस रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन, और यही जो डिस्टर्बेंस आया है, जो डिफरेंस आया है, इसी से जो इवोल्यूशन है वो होता है, इसी से जैव विकास होता है। तो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट कर सकते हैं? ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम अजम्पशन, यदि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में वैल्यू 1 माननी है तो इनको हमने इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन ये जो फैक्टर हैं वो नेचर में मिलेंगे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी 1 कभी नहीं आएगी, और 1 नहीं आएगी तो जो इवोल्यूशन है, जो वेरिएशंस है, वो स्वाभाविक बात है, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो 5 फैक्टर में सबसे पहले है जीन माइग्रेशन, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, जो सडन जेनेटिक चेंज होते हैं, उसके बाद है चौथा जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग फॉर्म हैं जो जीन की वो कंबाइन होती हैं, और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन की थ्योरी में हमने पढ़ा है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो माइग्रेशन क्या होता है, जीन माइग्रेशन जैसे प्रवास होता है, इंडिविजुअल एक जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपने साथ में अपनी जीन है उनको भी लेके जाएंगे, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल पॉपुलेशन की। मान लो किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे बाहर से आके यदि कोई जीव आता है, बाहर से कोई जीव उसके अंदर आएंगे, पॉपुलेशन में आएंगे, तो उससे जो जीन है वो ऐड हो जाते हैं, और जबकि किसी भी जगह से यदि कोई इंडिविजुअल चला जाता है तो कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन है जीन का, वो वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, वो मतलब वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, दूर चला जाता है। देयर वुड बी ए जीन फ्लो मल्टीपल टाइम्स, और जो ये जीन फ्लो होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये मतलब नेचर में काफ़ी बार देखने को मिलता है। और यदि ये जो चेंज है, जीन फ्लो ये हो रहा है इस तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यदि ये बाई चांस होता है, एक रैंडम प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें हम पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब, ड्रिफ्ट मतलब होता है शिफ्ट हो जाना किसी भी चीज़ का, और जेनेटिक का मतलब है जीन का शिफ्ट हो जाना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक इलेबोरेट फिनोमिना होती हैं, बहुत ही विख्यात फिनोमिना है, जो हायर क्लासेज में डिटेल में रहती हैं। मच चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी काज इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, और इसकी वजह से क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बदलाव में आ जाती हैं, और जिससे नई नई जो स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, वो बनती हैं। एक फाउंड्री इफेक्ट पढ़ा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, एक बोटल नेक इफेक्ट होता है। तो फाउंड्री इफेक्ट क्या शो करता है, मान लो किसी भी जगह पे पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर रही थी, और किसी भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से
वहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन है पॉपुलेशन का वो ख़त्म हो जाता है। तो जो पॉपुलेशन वहाँ पे बच जाती है, जो कुछ इंडिविजुअल बच जाते हैं, वही आगे जाके जो पॉपुलेशन आगे बनेगी वो उसका फाउंडर का काम करते हैं। मतलब एक नींव का काम करते हैं, आगे की जो भी पॉपुलेशन बननी है तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसी को फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है। इसी प्रकार से बोटलनेक इफेक्ट होता है। बोटलनेक इफेक्ट में जैसे बोतल का जो नेक होती है वो नैरो होती है, और यदि उसके अंदर यदि हम अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट हैं उनको डाल लें, उसको भर लें और उसके बाद उल्टा करें तो कुछ ही इंसेक्ट हैं वो बाहर निकल पाएंगे, बाकी के इंसेक्ट उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि अंदर वाले इंसेक्ट है वो डेड हो जाते हैं, तो बाहर वाले जो इंसेक्ट निकले हैं वो भी एक फाउंडर पॉपुलेशन का काम करते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से केवल एक छोटा सा भाग है पॉपुलेशन का, वही बच पाता है और वही आगे जाके नई पॉपुलेशन है उसको बनाता है। तो उसमें भी जीन पूल है वो काफ़ी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी चेंज हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे समझेंगे इस चीज़ की, जैसे माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है, यदि हम लैब में माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएं और उसके अंदर कुछ चेंजेस देखें तो उससे हम समझ सकते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को। प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। तो माइक्रोब्स में यदि हम उनको अलग अलग कंडीशन में उगाते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ चेंजेस, जो म्यूटेशंस हैं जीन लेवल पे जो चेंज होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना एक नया फिनोटाइप है, एक नया बाहर से जो एक स्ट्रक्चर है वो उनके अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो पुराने वाली पॉपुलेशन से टाइम टू टाइम अलग होते रहते हैं। ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ पीढ़ियों के बाद उसे जो नई स्पीशीज है वो बन जाती है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज उसी को स्पेसिएशन बोला जाता है। वेरिएशन रिजल्ट्स इन चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील इन फ्यूचर जनरेशन। तो जो वेरिएशन है वो जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से आए हैं, फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है जीन में और एलेलिक फॉर्म में, वो फ्यूचर जनरेशन में, मतलब ये जो चेंज हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक ए डिफरेंट पॉपुलेशन। और जो टाइम टू टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स वगैरह है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन में जो नेचर है कुछ ही इंडिविजुअल को क्या कर पाएगी, सिलेक्ट कर पाएगी, बाकी जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक अलग लेवल पे चेंज होती हुई जाती है, नई नई स्पीशीज हैं वो बनती हुई चली जाएंगी। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 प्रकार के इफेक्ट डालती है किसी भी पॉपुलेशन पे। हो सकता है उसको स्टेबलाइज कर दे। स्टेबलाइज का मतलब है एक ऐसे प्रकार का करैक्टर उसमें डेवलप कर दे जिसके पास मैक्सिमम जीवों के पास वो करैक्टर होगा। डायरेक्शनल का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके चले जाए पॉपुलेशन में, मान लो कोई पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव कर रही है और नेचर चाहती है कि कुछ अलग टाइप का इसके अंदर चेंज हो, तो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करेगी नेचर, उस हिसाब से इंडिविजुअल को अलग ढंग से विकसित होकर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अपने जो बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ेगा। और डिसरप्टिव का मतलब क्या है कि एक जगह पे पॉपुलेशन है उसके पास कॉमन से करैक्टर हैं सबके पास, लेकिन नेचर में अलग अलग 2 प्रकार की कंडीशन दी जा रही हैं कि वे 2 कंडीशन वाले जीव हों सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 प्रकार के जो पॉपुलेशन है वहाँ पे सर्वाइव करेंगी। मतलब चांसेस हैं वो डिसरप्ट का मतलब है अलग अलग हो जाते हैं करैक्टर्स, अलग अलग टाइप के करैक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इसको ग्राफ से अच्छे समझेंगे हम। तो जो ग्राफ में हम देख सकते हैं जो यहाँ से 3 एरोज गए हुए हैं तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन को शो करता है, जिसमें मीडियम साइज्ड के इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। पीक यहाँ पे नॉर्मल पीक है और जो वाइडर एरिया है ज़्यादातर, लेकिन स्टेबलाइजेशन में क्या होता है एक स्पेशल करैक्टर्स हैं, जो हाइयर पीक इसमें ज़्यादा, जो पीक है हाइयर चली जाती है और जो एरिया वो नैरोर होता रहता है। इसमें क्या शो करता है कि एक करैक्टर को ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है नेचर के द्वारा। और यदि नेचर में कोई स्पेसिफिक चेंज होता है उस हिसाब से यदि डायरेक्शनल उसको बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंडिविजुअल को चेंज करना पड़ता है, हो सकता है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकती है और नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी वो शिफ्ट हो सकती है। तो डायरेक्शनल जो चेंज है वो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा किसी भी पॉपुलेशन पे डाला जाता है। और डिसरप्टिंग में क्या है जो अलग अलग 2 पीक देखने को मिलेंगी, 2 प्रकार के जो करैक्टर्स हैं इंडिविजुअल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, जैसे किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एलील पेयर में पाए जाते हैं और
उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो डोमिनेंट एल है उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है रिसेसिव एल, जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है उसके अंदर। और जब कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर मान लो होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट जीन लिए हुए हैं, तो उसके अंदर पी स्क्वायर उसको मानेंगे, जो उसका फ्रीक्वेंसी है, जो उसके टोटल इंडिविजुअल है, मतलब कितनी बार ये होमोजाइगस कंडीशन आई हुई है उसको पी स्क्वायर माना जाएगा। इसी प्रकार से होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कितनी बार है उसको क्यू स्क्वायर माना जाएगा। और उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है उसको मान लेंगे 2pq। और जब हम इनको तीनों को जोड़ते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, मतलब जो चेंजेज हैं वो आपस में चाहे कितना करते रहेंगे इनका टोटल सम है वो 1 रहता है हमेशा, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो भी देख सकते हैं, जो a प्लस में b का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है मेंडेलियन रेशो, जो हमने देखा था कि उसके अंदर क्या रहता है 1:2:1, उस बेस पे भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये रूल तभी काम करता है, एक्सप्रेशन तभी काम करता है जब हमने जो 5 फैक्टर हैं उनको हम नेगलेक्ट करते चलते हैं, तभी जाके रूल काम करेगा। उसके बाद है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हम जो संक्षिप्त रूप है वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो जीव हैं धरती पे विकसित हुए हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड है इसमें हम फर्स्ट सेलुलर फॉर्म टू एम्फीबियन पढ़ेंगे। पहले जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनी है उसके बाद उनसे एम्फीबियन कैसे डेवलप हुए हैं टाइम टू टाइम वो देखेंगे। तो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, 2000 मिलियन साल पहले, मतलब 2 अरब साल पहले, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आगे MYA लिखा जाएगा मिलियन ईयर्स एगो को। जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो मिली है धरती पे, वो अपीयर हुई है, उसका विकास हुआ है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, तो इन्हीं में से कुछ सेल्स हैं उनके अंदर चेंज आए, वो फोटोसिंथेसिस हुई और उन्होंने ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में छोड़ना स्टार्ट किया। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, आराम आराम से जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे ये मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट होते गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो धरती पे बने और वो एक्टिव हुए। एक्टिव का मतलब उनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हुई। जालस फिश प्रोबेबली इवोल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो, जो जालस वर्टिब्रेट्स में जो जालस जिनके पास जबड़ा नहीं था वो मछलियाँ, वो लगभग 350 साल पहले धरती पे इवोल्व हुई हैं, 350 मिलियन साल पहले। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, सीवीड्स जो समुद्री घास होते हैं कुछ, और कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी धरती पे लगभग 320 मिलियन साल पहले ही आए हैं। प्लांट्स वर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, और एनिमल्स और प्लांट्स में यदि हम देखें कि जो इवोल्यूशन है, वैसे इवोल्यूशन तो समुद्रों से ही आया है, पानी से आया है, लेकिन पानी से सबसे पहले पेड़ जो सतह पे आने वाले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स ने इन्वेंशन किया था, मतलब सबसे पहले यही आके सर्वाइव करना शुरू किए थे और बहुत ज़्यादा फैले प्लांट्स उस पे आके ज़मीन पे आके अलग अलग मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अलग यदि वाटर में रहता है तो जो भी एनिमल होता है, प्लांट होता है, उसको अलग ढंग से वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। और जैसे ही वो स्थल पे आए तो उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस वो देखने को मिले, और उसके बाद में एनिमल्स ने लैंड को इन्वेड किया। इन्वेड का मतलब है अपना जो लाइफ है वहाँ पे धरती पे स्टार्ट किया, स्थल पे स्टार्ट किया। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on the land and go back to water around 350 million years ago। 350 मिलियन साल पहले ही जो फिश हैं जिनके पास स्टाउट का मतलब मजबूत और स्ट्रॉन्ग भी मजबूत होते हैं। स्टाउट मतलब थोड़े से जो बोल सकते हैं कि थिक, मोटे, जिनके पास फिन थे वो धरती पे आए। और ये मोटे फिन्स क्या करते हैं, उनको चलने फिरने में मदद करते हैं, क्योंकि वैसे पानी के अंदर तो फिन नरम होते हैं क्योंकि उनका काम तैरने का होता है, लेकिन लैंड पे मिले ये। और थोड़े टाइम के बाद इनके कुछ जो जीवाश्मों से पता लगाया जाता है कि वापस ये पानी के अंदर चले गए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्राई की थी लैंड पे रहने की, लेकिन थोड़ा सा एक इन्वेंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो जीव हैं वो ज़्यादातर लैंड पे आने स्टार्ट हुए। इन 1938 एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फिश काट की गई साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ पे पकड़ी गई एक मछली जो इसको माना जाता था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कोलियोकैंथ की एक स्पीसीज थी जो एक्सटिंक्ट मानी गई थी, लेकिन ये स्पीसीज है
तो वो इसी टाइप की स्पीसीज थी जिन्होंने लैंड के ऊपर इन्वेंशन है वो स्टार्ट कर दिया था। लोब फिन्स जो मछलियों की प्रजाति है एक प्रकार की, इवोल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस। तो यही वो ग्रुप है इंडिविजुअल का जो पहले एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब इन्हीं का ही विकास एम्फीबियंस में हुआ है। और एम्फीबियंस क्या हैं, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। और ये इनको एंसेस्टर माना जाता है आज के जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं और जो सैलेमेंडर्स हैं, छिपकली जैसे जीव हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, उनके पूर्वज माना जाता है लोब फिन्स को। तो इनका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, पानी वाले कुछ जो मछलियां हैं वही वो लोगों के एम्फीबियंस बनाए, उन्होंने ही इवोल्यूशन से एम्फीबियंस को बनाया है। उसके बाद प्लांट्स का हम इवोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से अलग अलग जो टाइम पीरियड है उनके अंदर चेंज होते गए। जैसे क्लोरोफाइट एंसेस्टर का मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल था जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उन्हीं से टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के जो प्लांट ग्रुप्स हैं जो हाँ मॉडर्न हम देखते हैं तो उन्हीं से ही वो इवोल्व हुए हैं। जैसे क्लोरोफाइट से ही सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स जो कि वाटर के अंदर रहते थे, मेनली एम्फीबियंस वाटर के अंदर भी रह सकते थे लेकिन ये टेरेस्ट्रियल भी थे, तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। तो इनका इवोल्यूशन लगभग कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में हुआ है। ये पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, मतलब जो भी टाइम है धरती का जो अलग अलग हम पढ़ते हैं 1 बिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, तो इनको हमने अलग अलग भागों में बांट रखे है। जो मेन जो टाइम है वो बड़े जो कुछ एरा है युग के रूप में, जैसे पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक एरा में डिवाइड कर रखा है। और उसी की कुछ शॉर्ट फॉर्म है ये समझने के लिए भी किस टाइम पीरियड में वो चीज़ इवॉल्व हुई है, उसको पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, इनका इसी तरीके का ऑर्डर है जिस टाइम में ये आए हैं। जैसे जो ब्रायोफाइट्स हैं तो इनका जो इवोल्यूशन है इस टाइम से माना जाता है कार्बोनिफेरस से। तो ब्रायोफाइट्स जो धरती पे कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए हैं और आज भी हम इनके जीवों को देख सकते हैं। उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स जिनके अंदर ट्रैकिया वगैरह प्रेजेंट थे, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, तो उन जीवों से जो जस्ट्रोफाइलम अलग अलग प्रकार के जो क्लास वगैरह ऑर्डर वगैरह है वो बने। और उन्हीं से जो आज के हर्बेसियस लाइकोपोड टाइप के प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। कुछ प्लांट्स कुछ टाइम पहले जो परमेनियन पीरियड के टाइम ही आर्बियोसेंट लाइकोपाइड्स भी इवॉल्व हुए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये इस जो अलग अलग जो पोर्शन बना रखे हैं इनका मतलब क्या है कि जो अब तक सरवाइव कर रहे हैं तो वो एंड तक लिमिट मिलेगी उनकी, और जब यदि उनकी कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं तो उनकी जो स्पीसीज है वो वहीं पे वैनिश हो गई है। और जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका नंबर कितना है, कितनी मात्रा में इवॉल्व हुए हैं। जैसे यदि हम बात करें सिनेप्सिडा हॉर्स्टेल जैसे जीवों की, जो कि एक्टोकार्पस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, मतलब खासकर प्लांट्स आते हैं, वो एक टाइम अच्छे खासे इवॉल्व हो चुके थे लाइफ के, मतलब धरती के ऊपर जब कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के टाइम पे। लेकिन आज इनका जो बहुत ही कम इंडिविजुअल हैं वो देखने को मिलते हैं पहले कंपैरिजन में। और उस प्रकार से ऐसे ही फरन्स हैं, गिंकोक्स हैं, कॉर्निफेरस हैं, तो इनके जो एंसेस्टर हैं जो एक के बाद एक मॉडिफाई होते चले गए और आज अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हम नेचर में देख पा रहे हैं वो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। और जिस जगह से ये अराइज हो रहे हैं उस जगह से इनका इवोल्यूशन माना जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा इनकी देखने को मिलती है। जैसे कॉनिफायर्स हैं, पहले एक बार ज़्यादा फैल गए थे धरती पे, लेकिन उसके बाद लिमिटेड सा इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार से जो आज हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो मेन प्लांट होते हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म है, साइकस, और ये एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें मोनोकोट और डाइकोट आ जाते हैं। तो वो सीड फरन से आए हैं। और जो इन प्रकार की जो सेप बना रखी है इनका मतलब क्या है, एक बार तो अच्छे खासे इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद बहुत ही कम इनके प्लांट जो मेंबर बचे, उसके बाद वहाँ से सीड फरन्स आए। सीड फरन से दो ग्रुप बन गए, एक जिम्नोस्पर्म का, एक एंजियोस्पर्म्स का। सीड फरन्स का मतलब ये सीड बियरिंग प्लांट्स थे। तो प्लांट का इवोल्यूशन हम जूलॉजिकल टाइम स्केल पे ऐसे एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं, सांप वगैरह हैं, जो छिपकली वगैरह हैं, वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, वो धरती पे किस तरीके से विकसित हुए हैं वो देखते हैं। जो हमने एम्फीबियन पढ़ा था, एम्फीबियन इवॉल्व हुआ था पीछे की कुछ स्लाइड में, प्लांट वाली स्लाइड से पहले वाली में, तो वही एम्फीबियन इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। तो जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन है वो एम्फीबियन से माना जाता है। जो एम्फीबियंस थिक
सेल्ड एग्स देते थे, मतलब ये मॉडिफिकेशन है। एम्फीबियंस जब पानी में एग लेइंग करते थे तो उनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म बनी उनकी, ज़मीन पे रहना शुरू किया, तो अंडे हैं वो मोटी कैल्शियम कार्बोनेट सेल से कवर करने लग गए ताकि उनको सूखने से बचाया जा सके। जो अंदर का कंटेंट है उसको, सन की जो गर्मी है, तो उससे उनको वाटर लॉस से बचाया जा सके, इसलिए वो थिक सेल्ड एग हैं वो प्रोड्यूस करने लग गए। एंड दियर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, और उन्हीं के जो आज के टाइम पे जो वंशज हम देखते हैं वो टर्टल्स हैं, कछुए हैं, टोरटोइज भी वैसे कछुए ही होते हैं। टर्टल्स मैराइन फॉर्म होती है जिनके फिन टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और जो टोरटोइज हैं इनके नॉर्मल पाँव पाए जाते हैं, पाँव में आगे नाखून भी देखने को मिलती हैं। टर्टल्स की शेप थोड़ी सी अलग होती है। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में मगरमच्छ हैं। जो आज के जितने भी जीव हैं ये इवोल्यूशन से ही बने हैं। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड अर्थ। तो इसके 200 मिलियन साल बाद जो बात कर रहे हैं हम, जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में हुए हैं, उसके 200 मिलियन साल बाद जो अलग अलग टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं उनकी शेप साइज है, अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने धरती पे पूरी तरीके से डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व, मतलब ज़्यादा नंबर में वो फैल गए थे धरती पे। Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago। तो 200 मिलियन साल पहले की बात है। जो इस्थियोसोर्स हैं, इस टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं वो मछलियों से इवोल्व हुए थे, मछलियों से वाटर टू इवोल्व इनटू फिशेज लाइक रेप्टाइल्स। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो ज़मीन पे एक बार ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद वापस पानी के अंदर चले गए, और कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स उन्होंने बना लिए। इस्टियोसोर्स टाइप के रेप्टाइल्स थे ये। लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर्स बिगेस्ट, जो सबसे शुरुआती टाइम में जो धरती पे रहने वाले सरीसृप थे वो डायनासोर्स थे, और उनमें सबसे बिगेस्ट जो सबसे बड़े साइज में था वो डायनासोर्स रेक्स थे, जो कि 20 फीट तक हाइट तक जा चुके थे। मतलब 20 फीट तक इनकी हाइट थी, और इनके ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े, फियरसम का मतलब डरावने, डैगर लाइक का मतलब फावड़े जैसे नुकीले जो दांत थे इनके, जो कि 15 सेंटीमीटर तक की मतलब जो लेंथ है वो लिए हुए थे। तो काफ़ी डरावने जीव होते थे ये। अबाउट 16 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर एकदम से धरती से डिसपियर हो गए, एकदम से उनका खात्मा हो गया। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेज की वजह से उनकी जो डेथ हुई है। कुछ का मानना है कि उन्हीं में से जो ज़्यादातर जो जीव हैं, डायनासोर्स हैं, वो बर्ड्स में विकसित हो गए, मतलब इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स वो रेप्टाइल से माना जाता है। जो आर्कियोपोटेरिक्स एक जीव है जिससे माना जाता है कि वो पहले डायनासोर से इवोल्व हुआ है, और डायनासोर से फिर वो बर्ड्स के अंदर इवोल्व हो चुका है। सम साइज्ड रेप्टाइल, स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। उस टाइम के कुछ छोटे रेप्टाइल्स, छोटे शेप के रेप्टाइल्स आज भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, आज भी धरती पे पाए जा सकते हैं। जायंट फरन्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट, बट उसी टाइम की बात है कि कुछ जो टेरिडोफाइट्स के ग्रुप हैं, कुछ जायंट फरन्स, बड़े बड़े जो फरन्स हैं, फरन्स जैसे गमले में कुछ सजावटी पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, बट दे ऑल फॉल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स। तो उस टाइम वो गिर गए अलग अलग जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, और मिट्टी के अंदर दब गए, और मिट्टी के अंदर जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता गया तो वो कोयल डिपॉजिट्स के रूप में आज हम उनको निकालते हैं। तो पिक से हम देख सकते हैं जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो आर्कियोसोर्स हैं, आर्कियोसोर्स जो पढ़ा था हमने कि जो एम्फीबियन टाइप के जो एंसेस्टर हैं इनके, उनको बोला जाता है। और उसी से एक जो लाइन है वो क्रोकोडाइलियंस किया जाती है। आज के टाइम पे जो क्रोकोडाइल हम देख पा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी डरावने जीव होते हैं, जो लार्ज लिजार्ड बोलते हैं इनको, बड़ी छिपकलियाँ। और इसी की एक लाइन जा रही है आगे अलग अलग टाइप के जीवों के, जैसे टीलियो का क्रेटर हैं, टेरोसोर्स हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स होते थे ये टेरोसोर्स। और इन्हीं का मॉडिफिकेशन आगे आर्कियोपेटेरिक्स था, जो कि कुछ बर्ड्स टाइप के करेक्टर्स लिए हुए था। और उसके बाद डायनासोर्स मॉर्फ, डायनासोर लाइक रेप्टाइल्स थे ये। उसके बाद रियल डायनासोर इवोल्व हुए, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं ये हर्बेसियस थे, शिकार मतलब जो शाकाहारी थे, और जो
ये वाला डायनासोर है, ये मांसाहारी डायनासोर था। इनकी बहुत लंबी नेक थी और जो इनकी टेल है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। और कुछ माना जाता है कि जो इन्हीं से इवोल्व के आज जो बर्ड हैं वो इवोल्व हुए हैं, इन्हीं का जो मॉडिफिकेशन है वो बर्ड्स में देखने को मिलता है। कुछ का मानना है कि जो डायनासोर्स हैं वो एक मेटेओराइट, एक खगोल पिंड धरती पे आके टकरा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसी एक्सप्लोजन से काफ़ी रेडिएशन निकली और काफ़ी जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था। उसकी वजह से जो जो स्थल पे रहने वाले, जो बाहर रहते थे, जो बिलों में रहते थे, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जो एकदम से इस इम्पैक्ट में बच नहीं पाए वो डायनासोर ही थे। डायनासोर एकदम से एक्सटिंक्ट होने का कुछ लोग ये भी रीज़न मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। स्तनधारी जीव हैं वो कैसे इवोल्व हुए हैं। फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू विच फोसिल्स आल स्मॉल साइज्ड। तो शुरुआत वाला जो मैमल था वो श्रू लाइक थे। श्रू एक छोटे जीव होते हैं और ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनके फोसिल जब मिलते हैं तो उन्हीं से हम आइडिया लगाते हैं कि शुरुआत वाले मैमल्स हैं वो छोटे साइज के मिलते हैं। तो वैसे रियल में आज ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहले टाइप में होते थे। श्रू तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो श्रू लाइक एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। ये चूहे जैसे ही एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, तो उन जैसे मैमल्स थे शुरुआत में जो बिलों में रहते थे। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड दियर अनबोर्न यंग इनसाइड मदर्स बॉडी। तो मैमल्स विविपेरस थे, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते थे, और जो कंप्लीट डेवलपमेंट है यंग वंस की वो मदर्स के वोम के अंदर ही होती थी। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी होती थी यंग बेबी की। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। उस टाइम के जो मैमल्स हैं अच्छे खासे उनके अंदर नॉलेज थी और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते थे। उनके पास सेंसेस थी, अलग अलग ज्ञानेंद्रियाँ थी। अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, और ज़्यादा उनके पास जो डेंजर हैं, जो अलग अलग खतरनाक परिस्थितियाँ, उनसे बचने के उनके पास आइडियाज़ थे। जब रेप्टाइल्स केम डाउन, जैसे ही रेप्टाइल्स खत्म हुए धरती पे, तो मैमल्स को अच्छा खासा मौका मिल गया पूरी धरती के ऊपर राज करने का, मतलब पूरी धरती को डोमिनेट करने का। इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ मैमल ऐसे इवोल्व हुए जो कि आज के टाइम पे हॉर्स जैसे, हिप्पोपोटामस जैसे, हिप्पो जो पानी के अंदर पाया जाता है, बियर जो भालू जैसे, और खरगोश जैसे कुछ जो मैमल्स हैं वो इवोल्व होने स्टार्ट हुए। वेल, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज, ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ये भी इनकी अलग अलग फॉर्म के द्वारा, मतलब जो मछलियों के आगे मॉडिफिकेशन रूप हैं, वेल्स है, डॉल्फिन है, सील्स हैं, ये पानी के अंदर अलग अलग जीवों से ही विकसित हुए हैं। मैमलियन करैक्टर इनके पास पाए जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एलिफेंट का कैसे हुआ, डॉग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये भी एक अलग स्टोरी होती है इवोल्यूशन की। अलग लेवल पे जो हायर क्लासेज में इनकी भी स्टोरी पढ़ी जाती है कि कैसे इवोल्व हुए हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जो ये महाद्वीप हैं ये सरकते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर टिके होते हैं, धरती के नीचे जो प्लेटें हिलती रहती हैं, लावा जो है धरती में, तो उनकी वजह से जो ये प्लेटें हैं जैसे ही लेंगी तो ऊपर के जो महाद्वीप ये लिए हुए हैं वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। और जो महाद्वीप है आज जहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले अलग अलग जगह पे थे ये, और पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग थे, लेकिन टाइम टू टाइम ये मिल गए आपस में आके। और जो एनिमल्स इनके ऊपर रहते थे, तो जैसे साउथ अमेरिका के जो मैमल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले गए, और इसी प्रकार से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको जगह ज़्यादा मिल गई अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। पाउच्ड का मतलब मार्सुपियल मैमल्स जो ब्रूड पाउच रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों इवोल्व हो गए वो अच्छे ढंग से, क्योंकि उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक अलग ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने देखा है वो बिल्कुल एक समुद्र के बीचों बीच है, और वहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट से किसी भी जीव का जाना बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी जीव वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। बर्ड्स को छोड़ के बर्ड्स हालांकि माइग्रेशन करके जा सकते हैं, तो ज़्यादा जीव नहीं है, कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैमल्स का इवोल्यूशन देख सकते हैं। वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कार्बोनिफेरस है, जैसे 350 मिलियंस ईयर्स एगो है, 300 मिलियंस ईयर्स एगो, तो ये मिलियंस के अंदर है। और जो जीरो है मतलब ये आज की प्रेजेंटल कंडीशन शो कर रहे हैं।
और अलग अलग टाइप के जो पीरियड हैं कार्बोनोफेरस से माना जाता है जो मैमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं सिनेप्सीड्स से इवोल्यूशन माना जाता है कि इवोल्वो के जो कुछ पैलियोकोसार्स हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये, उसके बाद थिरोप्सीड्स हैं ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं मैमल के इवोल्यूशन में कि मैमल डायरेक्ट इवोल्व नहीं हुआ है, रेप्टाइल लाइक ही होते थे हमारे एंसेस्टर भी स्टार्टिंग में, मैमल्स में सभी आ जाते हैं, ह्यूमन भी। और उसे दो अलग अलग ग्रुप बने हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक सिनेप्सीड्स एक सिरोप्सीड्स। सिरोप्सीड्स से जितने भी आज हम जीव देखते हैं अलग अलग, जितनी भी यहाँ से लाइनें निकल रही हैं अलग अलग, जैसे टर्टल है, इसको भी मतलब लगभग 275 280 मिलियंस ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन माना जाता है। लिजार्ड है जैसे, ये भी उसी टाइम की मानी जाती है। उसके बाद जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ से इवोल्व हुए हैं, थीकोडोंट टाइप के कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद यहीं से कुछ रेज निकली हैं जो कि डायनासोर आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हीं से बने हैं ये। मतलब जो नीचे वाले जीव हैं वो एंसेस्टर हैं, उन्हीं से ऊपर वाले जीव हैं वो इवोल्व हुए हैं। जैसे इसे जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हीं से इवोल्व हुए हैं। जबकि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनको माना जाता है कि उनकी एक अलग ही क्लास सेरोप्सिडा से रही है स्टार्टिंग से ही, जैसे जो लिजार्ड हैं, स्नेक हैं और टर्टुराइस हैं, चिपली जैसे ही होते हैं, ट्यूएटार्स और क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स तो ये अलग क्लास में चले गए जो कि थीकोडोंट से इवोल्व हुए हैं, जबकि ये वाले हैं जो वो अलग लाइन लिए हुए हैं अपनी। मतलब जिस तरीके से जैसे अपने जो अलग अलग फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में जैसे जैसे अलग अलग वंश चले जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एंसेस्टर पूर्वज और वंशजों का इसी तरीके से टर्न चलता रहता है। काफ़ी टाइम पहले की जो बातें हैं ये, उस हिसाब से इवोल्यूशन को समझा जा सकता है। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हमने मैन का इवोल्यूशन और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो देखना है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन साल पहले, प्राइमेट्स क्या होते हैं जिनसे मैन का इवोल्यूशन माना जाता है, पहले वाले जीवों के लिए प्राइमेट्स वर्ड आया है, उनको हम ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस बोलते थे। और उस टाइप के जीव हैं वो 15 मिलियन ईयर्स पहले पाए गए हैं। उनके जो स्केल्टन वगैरह मिलते हैं उन्हीं से ही पता लगता है कि वो कितने टाइम पहले रहते थे। दे वर हेयरी, उनके शरीर पे बाल थे और वो आज के जो गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते हैं ऐसे चलते थे। जो रामापिथिकस है वो मैन लाइक थे और जो ड्रायोपिथिकस हैं वो एप लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, बंदरों जैसे ज़्यादा दिखाई देते थे क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है बंदरों से माना जाता है। और जो ड्रायोपिथिकस है वो एप लाइक थे, और जबकि रामापिथिकस कुछ मॉडिफिकेशन जैसे जैसे आती गई तो मैन लाइक ज़्यादा दिखाई देने लग गए। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स, कुछ मनुष्य की जो हड्डियाँ जैसी कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि डिस्कवर किए गए इथोपिया और टेंजेनिया से। और ये क्या रिवील करते हैं, क्या बताते हैं, होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो इथोपिया और टेंजेनिया ये अफ्रीका की जगह है, वहाँ से कुछ फॉसिल्स मिले हैं और उनसे यही आइडिया लगाया जाता है कि 3 से 4 मिलियन साल पहले ये कुछ मनुष्य जैसे कुछ पुराने जीव जो ईस्टर्न अफ्रीका है, जो पूर्वी अफ्रीका है, उसके अंदर रहा करते थे। देवर प्रोबेबली नो टालर, वो ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, उनकी हाइट है जो 4 फीट ही रहती थी और वो सीधे चलते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन, इनके आगे आता है, रामापिथिशियन के बाद आता है, पहले ड्रायोपिथिकस है फिर रामापिथिकस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन है। ये 2 मिलियन साल पहले ये माना जाता है कि धरती पे रहते थे। और ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे इनके जो जीवाश्म हैं वो पाए जाते हैं। और इनके कुछ संकेत ये मिलते हैं कि वो स्टोन वीपन्स, मतलब पत्थरों के हथियारों का यूज करते थे, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट ही खाते थे, मतलब वेजिटेरियन ही थे, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए पत्थरों का हथियार वगैरह अलग अलग कामों के लिए वो बना के रखते थे। उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथीशियन है, उसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। होमो सैपियनस सबसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, एडवांस जो मैन है वो। और इनकी खास बात क्या थी, अलग अलग करैक्टर्स तो थे ही इनके पास, जैसे जैसे जो इवोल्यूशन होता गया इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलना स्टार्ट किया। और जो मेन सबसे बड़ा जो इनका रोल था उनका ब्रेन के साइज पे था,
ब्रेन की जो कैपेसिटी थी शुरुआत में बहुत छोटे थे ब्रेन, लेकिन जैसे जैसे आगे इवोल्यूशन होता गया तो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता गया, और जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ा है इनकी थिंकिंग पावर, इनकी इंटेलिजेंस वो बढ़ती गई, और नए नए जो भी एक्टिविटी या नई नई जो टेक्नोलॉजी आज हम देख पा रहे हैं वो ब्रेन के ही इवोल्यूशन का ही नतीजा है। तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड नींडरथल मैन से इनके बारे में देखते हैं। जो होमो हैबिलस हैं, सम ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड। तो कुछ इनकी हड्डियां जो हमने अलग अलग टाइम में जो हड्डियां निकाली हैं धरती से, उनको स्टडी किया है, तो कुछ हड्डियां डिफरेंट किस्म की मिली हैं जो ज़्यादातर आज के जो ह्यूमन लाइक हैं उनकी जैसी दिखाई देती हैं। तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी है, तो इनकी जो स्कल है उससे आइडिया लगाया जाता है, जो खोपड़ी है, कि इनकी जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता है, सीसी, मतलब 650 से लेके 800 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। और ये मेनली जो मीट है वो नहीं खाते थे, डिड नॉट ईट, मतलब जो इनकी जो कुछ फूड हैबिट से, मतलब उस टाइम के जो कुछ जो इनके आसपास जीवाश्मों के आसपास कुछ हिंट मिलते हैं जिससे पता लगता है कि वो मीट वगैरह नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस क्या है, इनके जो फॉसिल्स हैं वो जावा के अंदर ढूंढे गए हैं 1891 के अंदर, और क्या पता लगता है उससे कि ये 1.5 मिलियन साल पहले रहा करते थे जो लाइफ के ऊपर, अर्थ के ऊपर। हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इनका जो ब्रेन है वो लगभग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का पाया जाता है। और ये जो मीट खाते थे, माना जाता है कि ये मीट खाने वाले जो ह्यूमनिड है, जो इवोल्यूशन है मीट खाने का, वो होमो इरेक्टस से आया है। उसके बाद निएंडरथल्स मैन, इनका जो ब्रेन साइज है वो लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर तक चला गया था, और ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया और ईस्ट से भी कुछ हमको फॉसिल्स मिले हैं, वहाँ से आइडिया लगाया जाता है जो कार्बन डेटिंग से कि ये 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले के जीव हैं। तो ये एक के बाद एक अलग अलग टाइप के जो जीव आए हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन में, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती गई हैं, और इनके पास कुछ खास बातें क्या थी, दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी, तो वो खास छुपने का सहारा लेते थे, कुछ गुफा वगैरह में छुप जाते थे अपने शरीर को बचाने के लिए। और दूसरा खास गुण क्या पाया जाता है, जब भी इनका कोई इंडिविजुअल मर जाता था उसको वे दबा देते थे मिट्टी में। होमो सैपियंस, ये अफ्रीका से इनका ओरिजिन माना जाता है, एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और ये सारे महाद्वीपों में फैल गए और वहाँ पे विकसित हो गए अलग अलग रेसिज के अंदर। रेसिज मतलब इनकी अलग अलग नस्ल है वो देखने को मिलेगी, जिस भी एरिया में गई है उस हिसाब से इनका जो शरीर है वो अलग अलग रंग का देखने को मिलता है। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस रोज, तो माना जाता है कि जो आइस एज आया, एक बर्फीला युग जिसमें टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था धरती का, तो 75,000 से लेकर 10,000 साल पहले का बीच का जो ड्यूरेशन है, तो उसके अंदर माना जाता है कि जो मॉडर्न होमो सैपियंस है वो धरती पे अराइज हुआ है, उसका ओरिजिन माना जाता है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स एगो, प्री हिस्टोरिक का मतलब जो इतिहास से भी पहले, आदि काल जिसको बोला जाता है, आदि ऐतिहासिक काल, मतलब कुछ अलग अलग जो टाइम पीरियड जो बांट रखे हैं इतिहास के भी, तो ऐतिहासिक काल होता है ये जिसके अंदर कुछ केव आर्ट का मतलब है गुफाओं पे कुछ चित्रकला मिली है, और वो 18,000 साल पहले की मिलती हैं। तो जो केव आर्ट है वो 18,000 पहले का इवोल्यूशन माना जाता है, 1 नंबर में ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है टाइम के हिसाब से। और ऐसे ही केव पेंटिंग, वो भीमबेट का रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट, तो रेजिन डिस्ट्रिक्ट है एक मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनके अंदर ऐसी ही पेंटिंग है वो देखने को मिली हैं। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको माना जाता है कि 10,000 साल पहले वो जो इंसानों ने खेती करनी है वो स्टार्ट की थी, और जैसे ही खेती करनी स्टार्ट की तो ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड, मतलब है जो इंसानों ने एक जगह पे रहना है वो शुरू कर दिया। रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशंस, और जो बाद की जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो सभ्यताएं हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और भी काफ़ी सारी सभ्यता, मिसोपोटामिया की सभ्यता, तो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में काफ़ी सारे जो सिविलाइजेशन है वो अरूज हुई, उनके तो काफ़ी सारे जो हिंट हैं हमको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और ये मतलब ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है इवोल्यूशन के नज़रिए से यदि हम देखें तो।